हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब के सब एकदम मस्त हो गए और अपनी स्टडी में एकदम व्यस्त हो गए। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस किया गया था, जिसमें हमने आपको मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में और जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है उसके बारे में, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ऐसे ही बहुत से सारे टॉपिक के बारे में, सॉलिनॉइड यानी परिनालिका के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसको पहले देख लें, उसके बाद में आप ये लेक्चर देखें, जिससे आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आए। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने क्या बताया था, जब मैग्नेट के बारे में हम बता रहे थे तो मैग्नेट के बारे में बताते समय हमने आपको मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। जैसे अगर कोई भी एक मैग्नेट है यहाँ पर, ठीक है, और उसका क्या है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो ये क्या होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगी। कहां से, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हैं, लेकिन ये बाहर जाती है और चुंबक के अंदर में कैसे जाती है, साउथ से होते हुए नॉर्थ में, साउथ से होते हुए नॉर्थ में। तो चुंबक के बाहर कैसे जाती है, नॉर्थ से होते साउथ, और चुंबक के अंदर साउथ से होकर नॉर्थ को जाती है। फिर थोड़ा बहुत हमने बताया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये सारी चीजें। तो जहां पर तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो, पैरेलल हो, और उनके बीच का जो चुंबकीय बल है एक समान होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, और इसी के जस्ट अपोजिट जो चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, असमान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। फिर हमने बताया था कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या होता है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, जो किससे हमारे अंगूठे से तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, इन तीन उंगलियों से होके बनता है, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा फोर्स है, ठीक है, क्या क्या, जो फोर्स है और जो हमारा करंट होता है, यानी फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र और करंट, इनमें जो लगने वाला फोर्स है उसकी दिशा हमें ज्ञात करनी होती है, तब हम उसे कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ था। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जब हम अपने बाएं हाथ की इन तीनों उंगलियों को, अंगूठा और तर्जनी और उसके बाद में मध्यमा उंगली, इन तीनों को जब हम इस तरह फैलाएं कि ये तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो उस समय क्या होता है कि जो अंगूठा होगा वो क्या होगा, लगने वाले बल की दिशा, और ये क्या, तर्जनी उंगली, ये क्या करेगी, जो चुंबकीय क्षेत्र बी है उसकी दिशा, और हमारी ये मध्यमा उंगली क्या करेगी, जो धारा की दिशा बह रही है उस चीज को बताती है। तो यहाँ से पीछे के हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने आपको बताया हुआ था वो क्या था, F = I P L, P को हमें क्या बना देना है, B, क्या बना देना था, B, F = I B L, ये क्या था, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने एक बात और भी बताई थी कि जब अगर जो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड्स है, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, अगर इनके बीच में और जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, तब उस कंडीशन में हम क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगने वाले फोर्स का वो देखते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर एंगल आ जाएगा तो वहां पर क्या आ जाता था, I B L और साइन थीटा, ठीक है। इतनी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देख ली है। अब हम इसके आगे से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में जो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है वो है वैद्युत मोटर क्या होता है, डायनेमो या वैद्युत जनित्र क्या होता है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, और इसके साथ हम कई सारे न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत मोटर पर। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो वैद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या होता है, वो कैसे बनता है और वो कैसे काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वैद्युत मोटर होता है वो क्या होता है और क्या काम करता है। तो जो हमारा वैद्युत मोटर है वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे जो वैद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। तो वैद्युत मोटर का क्या काम है, ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो ये हमारा लगा हुआ आर्मेचर,
ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है, जिसकी वजह से इस पर क्या होता है, एक बल काम करता है, और उससे क्या होता है, ये जो हमारा आर्मेचर रखा हुआ है उसमें वो फ्रीली क्या होता है, घूमना शुरू कर देता है। अभी अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी धारावाही चालक को क्या करते हैं, रखते हैं, और वहां पर जो हमारा धारा है, ठीक है, और चुंबकीय बल रेखाएं अगर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो वहां पर जो धारावाही चालक तार होता है उस पर क्या होता है, एक बल कार्य करता है। वहीं से ही तो हमने F=IBL का फॉर्मूला क्या किया था, डेराइव किया था, ठीक है। तो वह उसी कॉन्सेप्ट पे जहां पे जो लगने वाली बल की दिशा है वो हम किससे ज्ञात करते हैं, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसी से ही उस तार पर लगने वाले बल की दिशा को हम ज्ञात करते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक करके पहले कि जो हमारा यहाँ पे वैद्युत मोटर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, और फिर हम देखेंगे कि इसके जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें अपने वैद्युत मोटर की, तो वैद्युत मोटर में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है उसका क्षेत्र चुंबक, ठीक है। क्या चीज, क्षेत्र चुंबक। अब ये क्या होता है, तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट होता है, जिसमें जो ये आप ब्लू कलर से देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये क्या है, चुंबक के दो पोल है, और ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिससे इनसे निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब अगर अपने अगले इसके पार्ट के बारे में देखें तो क्या है, आर्मेचर। अब ये क्या होता है, तो आर्मेचर जो होता है ये तांबे का एक पतला सा वायर होता है, तार होता है, चालक होता है, ठीक है। तो आर्मेचर क्या होता है, ये जो आप ब्लैक कलर से ये देख रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर, तो यही हमारा क्या होता है, आर्मेचर होता है। अब ये एक तांबे का तार होता है जिसको क्या कहता है, ऐसे फोल्ड करके बनाया गया होता है, ठीक है, कहां पर, जो चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर रखने के लिए, ताकि वो क्या हो, उस चुंबकीय क्षेत्र में फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से घूम सके। किससे बना होता है, तांबे से बना होता है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कि विभक्त वलय क्या होता है, ठीक है। विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग कहा जाता है इसको, ये क्या होता है, तो आप यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे जो ये सी के आकार का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, विभक्त वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, विभक्त वलय कहते हैं। अब ये किससे बना होता है, तो ये हमारा बना होता है पीतल का। किससे बना होता है, पीतल का बना होता है, और इसको क्या किया जाता है, एक्चुअल में ये क्या होता है, एक कंप्लीट पूरा का पूरा रिंग होता है, ठीक है, जिसको क्या कहता है, आधा आधा काट लिया जाता है, और आधा काटने के बाद ये क्या होता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो जब दो हिस्सों में बढ़ जाएगा तो आधे को एक साइड और आधे को दूसरी साइड हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, विभक्त वलय कहा जाता है, ठीक है, जो किससे बना होगा, पीतल से बना होगा। और इसी पर ही आकर आर्मेचर को क्या किया जाता है, टच करा दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला इसका पार्ट आता है वो आता है ब्रूस। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो इस सी वाले आकार पे जहां विभक्त वलय है, आप यहाँ पर देखें तो क्या है, एक पतला सा ब्लैक कलर जो बना हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा ब्रूस होता है, जो किससे बना होता है, हमारा ये बना होता है कार्बन से। किससे बना होता है, कार्बन से। अब इसका क्या काम है, तो देखो इसका काम ये होता है कि ये हमारे विभक्त वलय से क्या होते हैं, टच होते हैं, ठीक है, ये विभक्त वलय से टच होते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं अपने आर्मेचर की, तो आर्मेचर विभक्त वलय से टच होता है, और विभक्त वलय से हमारे ब्रूस टच होते हैं, जो कैसे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। अब इनका क्या काम है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, लगातार घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन ये जो कार्बन ब्रश होंगे ये नहीं घूमेंगे, ये क्या करते हैं, ये केवल और केवल इनसे ऐसे टच करते हैं, ठीक है, जरा सा। तो ये क्या होगा, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये लगातार ऐसे घूम रहा है और मेरी फिंगर क्या है, इस पर बस टच की हुई है। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये भी जो हमारा विभक्त वलय है वो वहां पर लगातार घूम रहा होता है, और जो कार्बन ब्रूस होती है वो क्या होती है, उस पर टच करती है, जैसे ये घूम रही हो और ऐसे क्या हो, मेरा फिंगर जो है यानी मेरी उंगली वो क्या हो, उस पर टच की हुई, तो ऐसे ही क्या होता है, उस पर कार्बन ब्रश भी टच की हुई होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वैद्युत मोटर होते हैं उसके मेनली चार पार्ट होते हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर जो तांबे का तार होता है उससे से बनाया जाता है, तीसरा विभक्त वलय जो किससे बना होता है, पीतल से बना होता है, और ये पूरा का पूरा वलय होता है जिसको आधा विभक्त करके बनाया जाता है, इसीलिए ही इसको क्या कहा जाता है, विभक्त वलय कहा जाता है। फिर बात करते हैं ब्रूस की। ब्रूस क्या होता है, ये कार्बन का बना हुआ आयताकार या फिर वर्गाकार स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है, विभक्त वलय पर टच कराया गया होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें मेनली क्या होती है, एक मोटर के पार्ट होते हैं।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मोटर होता है, वैद्युत मोटर, वो काम कैसे करता है, इसके बारे में हम एक चीज देख लेते हैं। अब देखो, जब यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर हमारे तैयार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कार्बन ब्रश है, ठीक है, क्या चीज, हमारा जो कार्बन ब्रश है वो क्या होगा, उसको हम क्या करते हैं, बैटरी से लाके कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये कार्बन ब्रश लगा है और यहाँ के दोनों सिरों से लाए और बैटरी के एक सिरे से धनात्मक यानी पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे से ऋणात्मक यानी नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब ये होता क्या है, देखो हमें पता है कि जो हमारी करंट होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल में फिर आके क्या होती है, इंटर कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी वही हुआ है, ये क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ से क्या हुई, करंट निकली है जो कहाँ भी, कार्बन ब्रश में। और कार्बन ब्रश क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, यानी करंट को क्या करता है, अपने अंदर से पास होने देता है। तो यहाँ से क्या होगा, करंट इससे होते हुए और विभक्त बने, क्योंकि ये भी किससे बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है और पीतल भी क्या है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होते हुए हमारे आर्मेचर से होते फिर विभक्त वाले के इस हिस्से में आके कार्बन का जो ब्रूस है इसमें आएगा और जो तार लगा हुआ उससे होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो अब कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, चुंबक लगा हुआ है, ठीक है, जो क्या है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अब अगर कहीं पर भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली चुंबक लगा होगा तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, काफी ज्यादा शक्तिशाली होंगी। ठीक है, और उसके बीच में अगर कोई भी धारावाही चालक तार है, क्या चीज, अगर कोई भी धारावाही चालक तार है, तो एक बात बताओ, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी अगर कोई धारावाही चालक तार है तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा कि नहीं, होता है ना। ठीक है, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो और ये किसने बताया था, ऑरस्टेड ने बताया हुआ था। तो यहाँ पर भी जब करंट जाएगा और हमने जो इससे पहले देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे जब करंट जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हमने ये भी देखा था कि अगर एक धारावाही चालक तार है, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो जो चुंबकीय बल रेखा और धारा अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, क्या थी, मान लो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जो इस डायरेक्शन में और धारा ऊपर की ओर है, तो अगर ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाए तो इस तरीके से हम क्या करते थे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम लगने वाली बल की दिशा निकाल लेते थे। अब यहाँ पर भी वही काम करना है कि इस कंडीशन पे जो ए और बी चालक लगा हुआ है, ये जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, उस पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के चलते बल जो है वो किस दिशा में लगेगा हमें वो पता करना है। तो देखो क्या होता है, ये हमारा होता है फोर्स, लगने वाले बल की दिशा, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये क्या होती है, हमारे धारा की दिशा। तो यहाँ पर धारा कैसी बह रही है, यहाँ पे जो धारा है वो बह रही है हमारी किधर, देखो ये कुछ ऐसे ही है। ठीक है, धारा ऊपर की ओर बह रही है और ये हमारे किधर है, नॉर्थ से साउथ यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, और लगने वाला जो बल है वो कहाँ है, नीचे की तरफ, धारा ऊपर, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड से इस साइड, नॉर्थ से साउथ, जो लगने वाला बल है वो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ समझने का मतलब ये है, नीचे से मतलब कि ऐसे है, तो जब कोई चीज नीचे का फोर्स लगेगा तो बल कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस वाले तार पे जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, आपस में घूमने के लिए स्वतंत्र है, आपको भी पता है, तो जब इस वाले पे बल नीचे की तरफ लग रहा है, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी अगर करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो लगने वाली जो फोर्स है उसकी भी डायरेक्शन बदल जाती है। तो सब कुछ यहाँ पर तो वैसे ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर धारा की दिशा बदलने की वजह से यहाँ पर बल की दिशा कहाँ थी, नीचे की तरफ, और यहाँ पर धारा की दिशा बदलने की वजह से जो बल होगा वो कहाँ, ऊपर की ओर लगना शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फुल कंक्लूजन क्या होता है ये मैं बताता हूँ, इधर फोर्स नीचे की तरफ और इधर फोर्स ऊपर की तरफ। जैसे ये दो तार है, एक पे नीचे एक पे ऊपर, तो ये क्या होगा, ऐसे होंगे ना। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, अब अगर ये ज्वाइंट होते तो अगर इस वाले पे फोर्स नीचे की तरफ और इस पर ऊपर की तरफ, तो क्या होता, ऐसे ही तो घूमता। ठीक है, ऐसे ही घूमता। अब ये इधर आ गया तो सेम वही काम चलता रहा, अब ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ऐसे ही लगातार क्या होंगे, ये इसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमते रहेंगे। क्या करेंगे, ये इसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमते रहेंगे और लगातार इनका घूर्णन चलता रहेगा। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है और वो होता है और इनकी जो क्रियाविधि होती है वो इस तरीके से वो काम करते हैं।
ठीक है। तो यानी जब बैटरी से करंट जाएगी तो इस धारावाही चालक तार पर एक बल लगेगा, जो क्या होगा, वो बल नीचे की तरफ लगेगा। वही दूसरी साइड धारा की दिशा परिवर्तित होने की वजह से जो लगने वाली बल की दिशा होगी वो ऊपर की तरफ लग जाएगी और लगातार ये काम चलता रहेगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो ये घूमकर इधर जाएगा, तो इधर भी बल नीचे लगेगा और इधर बल ऊपर लगेगा, तो लगातार ये क्या करेंगे, घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तो इससे जो घूमने की दिशा निकलेगी, ठीक है, वो क्या निकलेगी, वामावर्त। क्या निकलेगी, वामावर्त, ठीक है। ये वामावर्त डायरेक्शन में लगातार क्या होगा, घूमता रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारा वैद्युत मोटर होता है वो काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा वैद्युत मोटर है उसका यूज यानी उपयोग यानी उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो जो हमारे घरों में जो बिजली के पंखे लगे होते हैं, ठीक है, वो जो सीलिंग फैन आता है या फिर क्या जो स्टैंडिंग वाला फैन आता है, दोनों में क्या होता है, मोटर लगे हुए होते हैं। साथ ही साथ जो वॉशिंग मशीन होता है उसमें भी हम इसी वैद्युत मोटर का ही यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज आता है, उसमें भी वैद्युत मोटर का ही यूज होता है। या मिक्सर हो गया, ये जो आटा पीसने वाली मशीन होती है, आटा चक्की की मशीन, उसमें भी क्या होता है, वैद्युत मोटर का ही यूज किया गया होता है। सो आई होप कि वैद्युत मोटर के बारे में आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो क्या होता है और ये कैसे काम करता है, हम अब देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी जिसे कहा जाता है वो क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो 1831 यानी 1831 में क्या हुआ था कि एक फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जो इंग्लैंड के थे, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। और ये कॉन्सेप्ट क्या है हम इसे समझते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर हम क्या करें कि किसी भी मैग्नेट को, किसी भी कुंडली के क्या करें, पास में लेके जाए, तो उससे क्या होगा, करंट उत्पन्न होगा। ठीक है, अब ये करंट कैसे उत्पन्न होता है और ये क्यों ऐसा हो रहा है, अब इसे हम समझना शुरू करते हैं। तो देखो यहां पर क्या किया गया है, एक कुंडली बनाई गई है और यहां पर हमने क्या किया है, एक पोल लिया हुआ है जो कि हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो क्षण चुंबक का आप चाहे नॉर्थ पोल ले या साउथ पोल ले, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी घटनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल वैसे की वैसी ही होंगी। तो अब हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को पहले समझना शुरू करते हैं। देखो हमें पता है कि जब भी अगर कभी भी हमारी क्या होती है, अगर पोल है तो वहां से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं। आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी ही निकलेंगी। अब यहां पर हम ये समझते हैं यहां से, इस वाले फिगर से, कि ये जो हमने यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारी कुंडली बनी हुई है, ये कुछ वो है। ठीक है, तो यहां से हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम चुंबक का ये पोल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्या होगा, जब चुंबक का ये पोल हम आगे बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो भी क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी। ठीक है, और जब चुंबक को खींच के पीछे लेके आएंगे तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो भी क्या होंगी, पीछे आएंगी। क्योंकि हमें पता है कि जो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं इनकी भी अपनी एक लिमिटेड रेंज होती है कि उतनी ही रेंज में वो रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं रहेंगी। तो ये क्या होगा, जब आगे लेके जाएंगे तो ये क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, पीछे लेके आएंगे तो ये क्या होंगी, पीछे आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, ये जो कुंडली होती है उसके कुंडली में क्या होता है, फ्लक्स का, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनका क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो इस तरीके से जब ये कट करती हैं तो इन्हीं कट करने की ही वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक प्रेरित विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेरित विभव उत्पन्न हो जाता है और उस प्रेरित विभव की वजह से ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाता है, जब प्रेरित विभव उत्पन्न होगा तो उस प्रेरित विभव की वजह से ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। उसी चीज को इन्होंने क्या बताया था कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है, अभी क्या होता है मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे अगर मैं अपने इस पोल को पहले क्या कर रहा हूं, डायरेक्शन कहां का, आगे का, जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो जो इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी। तो जब आगे बढ़ेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, अब एक बार हमने आगे बढ़ाया तो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं एक पल के लिए आगे बढ़ेंगी और क्या होगा, फिर रुक जाएंगी। तो जब उस एक क्षण के लिए क्या होगा, वो आगे बढ़ेंगी
तो इन कुंडलियों को वो क्या होगा, काटते हुए आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, धारा इसमें फ्लो होगी या नहीं होगी इस बात का पता लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक धारा मापी लगा रखी है जो इस कुंडली की धारा को क्या करेगी, मेजर करेगी। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, कुंडली को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या चीज, जैसे ही कुंडली को हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर क्या होगा, इस कुंडली में फ्लक्स के यानी वैद्युत चुंबकीय रेखाओं के कट करने की वजह से एक बहुत ही छोटा सा क्या होता है, करंट फ्लो होता है और बहुत ही कम टाइम के लिए। तो उस चीज को क्या करता है, उसकी वजह से जो धारा मापी की ये सुई होती है वो थोड़ी देर के लिए उसका विक्षोभ हो जाता है, यानी वो क्या होती है, थोड़ी देर सीख करके बताती है कि हाँ इसमें थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ है। सिमिलर ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, अपने पोल को यहाँ से क्या होगा, दूर लेके जाएंगे, तो जब दूर लेके जाएंगे तो भी क्या होगी, इन बल रेखाओं में क्या होगा, चिन्ह जाएगा। ठीक है, तो उन चिन्हित की वजह से फिर से क्या होगा, इसमें जो करंट है वो फ्लो होगा और यहां से भी क्या होगा, हमारी धारा मापी मेजर कर लेगी कि क्या है, यहां से हमारी करंट क्या हुई है, फ्लो हुई है। तो इसी चीज के बिहार पे उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है जब हम मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं। अब यहां से समझना ये है कि जब मैग्नेट को हमने आगे किया पीछे किया, आगे किया पीछे किया, तभी ही इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, अदरवाइज इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर हमने मैग्नेट को ला के आगे छोड़ दिया तो एक क्षण के लिए इसमें करंट फ्लो होगा, उसके बाद फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन हम यही चीज क्या करें, कंटिन्यू आगे लेके आए, पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, यानी अगर हम रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति कराते हैं तभी क्या होगा, इन कुंडलियों में करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब ये चीज हम समझते हैं थोड़ी सी। तो जब इन कुंडलियों में क्या होगा, प्रेरित वैद्युत धारा क्या होती है, बहती है, तो उस प्रेरित वैद्युत धारा की वजह से एक क्या होती है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी यहाँ पे क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। यानी वो धारा के प्रवाह होने की वजह से एक प्रेरित वैद्युत धारा मतलब क्या होता है, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसी चीज को क्या कहता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। सो आई होप ये चीज समझ आई होगी। और इसी के ही कॉन्सेप्ट पर हमारा जो वैद्युत जनित्र है या डायनेमो जिसे हम कहते हैं, वो इसी के ही पूरे के पूरे सिद्धांत पर हमारा काम करता है। पर उसे समझने से पहले हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को समझकर फिर हम चलते हैं अपने जनरेटर के टॉपिक पर। तो अब हम देखते हैं कि जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है वो क्या है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम क्यों यूज करते हैं, तो अभी जो हमने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा तो उसमें जो उत्पन्न होने वाली जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा को ही ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बाएं हाथ का यूज किस लिए करते हैं, बाएं हाथ के नियम का यूज तो जो क्या होती है, जो बल लग रहा है उस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए, और यहाँ पर जो धारा उत्पन्न हो रही है उस धारा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ये क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम करते हैं, देखो ये रहा, ठीक है, ऐसे कुछ। तो हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को इस तरह से फैलाए कि ये तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो, तीनों ही एक दूसरे के ऐसे लंबवत हो। तो अगर ऐसे लंबवत होंगे तो क्या होगा कि जो हमारा अंगूठा है वो क्या बताएगा, चालक की गति बताएगा। क्या बताएगा, चालक की गति। और जो हमारी तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। और जो हमारी आई है, ठीक है, यानी जो मध्यमा उंगली है वो क्या बताएगी, जो प्रेरित धारा है वो बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, प्रेरित धारा बताएगा। तो इन तीन उंगलियों से हमें पता चल जाएगा कि जो उत्पन्न प्रेरित धारा है उसकी दिशा क्या है, तो वो मध्यमा उंगली से हमें पता चल जाएगा। तो ये था हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल। और इसका यूज जो है वो अभी जब हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसका यूज जो है वो अच्छे से पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी जो जनरेटर है वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है। इसी चीज को हम डायनामो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जनरेटर होता है वो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि मोटर के जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो मोटर होता है वो क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो यही क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है। बाकी थोड़े बहुत इसके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होते हैं, लेकिन
काफी हद तक चीजें क्या होती है, दोनों में बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी होती है। अब क्या क्या सिमिलरिटी होती है वो भी हम देखते चलते हैं। तो इसमें अगर हमें एक जनरेटर बनाना है तो क्या क्या चीजें लगेंगी हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लगता है, क्षेत्र चुंबक। और क्षेत्र चुंबक का यूज कहाँ, मोटर में भी हुआ था, ठीक है। तो क्षेत्र चुंबक भी क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो क्या करेगा, यहाँ से जो फ्लक्स का काम, फ्लक्स है उनको जनरेट करने का काम करेगा, ठीक है। फिर अगला आता है आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या होता है, ये एक किसका, कॉपर का, तांबे का तार होता है, जो क्या होता है उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, और ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है घूमने के लिए, ठीक है। फिर आता है सर्पी वाला। अब सर्पी वाले क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ये जो छल्ला लगा हुआ है, ठीक है, ये पूरा गोल सा यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये कैप है, कैप ये क्या है, पूरा पूरा गोल सा है, तो इसी को कट कर लिया जाए तो क्या होगा, एक सर्कल सा मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर इसी चीज को क्या कहा जाता है, सर्पी वलय कहा जाता है, जो किसका बना होता है, पीतल का बना होता है, ठीक है। फिर अगला आता है ब्रूस। ब्रूस का भी वही सेम काम है जो मोटर में, ये क्या करेगा, ये इसी सर्पी वलय से टच रहेगा और क्या करता है, करंट को बाहर भेजने का काम करता है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ ऐसे हिस्से थे जिससे मिलकर हमारा जनरेटर बना होता है। अब ये काम कैसे करता है, ये सारी चीजों को हम देखना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी हमने बताया था कि जब भी हमारा जनरेटर का केस आता है, यानी विद्युत जनित का केस आता है, तो हम फ्लेमिंग के किस साइड पे, राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। अब इसमें किया क्या जाता है कि पानी से जो टरबाइन होता है, ठीक है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग नॉट, मतलब चाहे जिस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये माना है कि हमने इसको क्या किया है, क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया है। तो जो हमारा यहाँ पर क्या चीज, जो आर्मेचर लगा हुआ है, उस आर्मेचर को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, पहला जो हमारा रूल था, ये किसी गति बताती, चालक की गति, और ये चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा उंगली जो प्रेरित धारा होती थी वो बताती थी। तो यहाँ से हम पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में क्या होगा, जो प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, हमारे जो चालक की गति है। अब चालक की गति जब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये वाला जो पहला हमारा कंडक्टर है, कौन सा, AB क्या होगा, घूम के ऊपर आएगा तब ना। तो यहाँ से चालक की दिशा क्या है, ऊपर, चालक की गति की दिशा क्या है, ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, नॉर्थ से साउथ, यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। और अब हम पता करते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो जब इसको हमने देखा कि ये ऊपर है और ये इस डायरेक्शन में, तो जो हमारे क्या चीज, जो प्रेरित धारा है वो क्या है, अंदर की तरफ, कहाँ पर, अंदर की तरफ। तो इसीलिए क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर ये कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। अब जैसे ही ये जनरेट होगा, ध्यान से सुनते चलना, जैसे ही ये जनरेट होगा जैसे क्या होगा, ये इस कंडक्टर से फ्लो होते हैं जो हमारा एक्स वाला, ठीक है, एक्स वाला ब्रूस है उस जगह पर आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान सुनो, जैसे ये ऊपर गया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, घूम कर नीचे भी आएगा, क्या होगा, ये घूम के इधर गया है तो ये नीचे भी आएगा। अब जब ये नीचे आया तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो दिशा है वो क्या होगी, बदल जाएगी। तो धारा की जो दिशा होगी वो क्या होगी, बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, अब नीचे आ रहा है, ठीक है, जब नीचे आएगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर है, तो ये ऐसे और ऐसे। तो जो हमारी क्या है, प्रेरित धारा की दिशा है अब कहाँ है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो धारा है वो क्या है, बाहर की तरफ। तो यहाँ से जो धारा की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। जब ये घूम कर इधर आएगा तो इस तरीके से क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन है वो भी क्या होगा, बदल जाएगा। क्या होगा, करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो एक बार क्या होगा, एक बार जो हमारी करंट है वो आधी कहाँ आएगी, एक्स पर, और आधी जब घूम जाएगा तो घूमने के बाद कहाँ पर आएगा, वाई पर आएगा। क्या क्या काम ने, जब जैसे ये वाला हिस्सा है, जब यहाँ से घूम के क्या होगा, घूमेगा, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इधर होगी। लेकिन यही हिस्सा जब घूम के यानी इस जगह पे आएगा और यहाँ से जब ये नीचे जाने लग जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर करंट की दिशा बदल जाएगी। और जब करंट की दिशा बदलेगी, जैसे यहाँ नीचे आ रहा है, तो जब करंट की दिशा बदलेगी तो ये क्या होगा, ये हमारी दिशा यहाँ से ऊपर को हो जाएगी। और जब ऊपर को हो जाएगी तो ये फ्लो होते हुए कहाँ होगा, जो हमारा वायु वाला यहाँ पर क्या है, जो वायु वाला ब्रश है वहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि जो हमारा यहाँ से जो करंट जनरेट होगा वो क्या होगा, एक बार ब्रूस एक्स पर और एक बार ब्रूस वाई पर। तो ये क्या होगा, अल्टरनेट जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्टरनेट जनरेट हो रहा है। इसीलिए यहाँ से क्या होता है, हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, ठीक है, जिसे हम किस नाम से, एसी के नाम से भी जानते हैं, एसी करंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये देखते हैं कि हमारा जो एसी करंट और डीसी, हाँ उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर हमने एसी जनरेटर के बारे में देखा, ऐसे ही बिल्कुल डीसी जनरेटर भी होता है। उससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट को जनरेट करते हैं,
ठीक है। और उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बिल्कुल एज इट इज, हम कह सकते हैं जैसे मोटर होता है उसी तरीके से होता है, और काम जो होता है, काम करने का तरीका वो इसी जनरेटर की तरह होता है। तो वो यहाँ पर हम नहीं डिस्कस करते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा एसी करंट और डीसी करंट है वो क्या होता है, हम उसे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी डिस्क करंट यानी डिस्क धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। डिस्क धारा जिसे हम डीसी करंट भी कहते हैं, पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर हम एसी करंट के बारे में समझेंगे। अब देखो, अगर हम यहाँ पर डीसी करंट के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी करंट होती है जो क्या होती है, ये हमेशा एक ही दिशा में इसका फ्लो होता रहेगा और इसका जो परिमाण है वो नियत रहता है। अब इन दोनों का क्या मतलब है, हम ये भी देख लेते हैं। परिमाण के नियत होने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर डीसी में मान लो यहाँ पे कि 5 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो अगर आप चाहे यहां पर मेजर करें, चाहे यहां पर मेजर करें, चाहे यहां पर मेजर करें, आप कहीं पर भी मेजर करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमेशा 5 एम्पियर ही आएगी। ठीक है। और एक ही दिशा का मतलब ये है कि अगर ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू की है, ठीक है, तो ये कभी भी अप जाएगी न डाउन आएगी। जहां से ये फ्लो हो रहा है ये उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होता हुआ चला जाएगा। तो ये होता है हमारा डीसी। अब डीसी मिलती कहां से है, तो जो हमारी प्राथमिक सेलें यानी बैटरी होती है या जो संचायक सेल्स होती है उन सबसे हम क्या होता है, हमें डीसी मिलता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम एसी के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इसका परिमाण है, ठीक है, क्या चीज, इसका जो परिमाण है वो कभी भी नियत नहीं रहता है। ठीक। अब इसका क्या मतलब है, इसका जो परिमाण जो होगा कभी भी नियत नहीं रहेगा, यानी वो कांस्टेंट यानी फिक्स नहीं रहेगा। यानी अगर आप यहाँ पर मेजर करोगे, ठीक है, तो क्या है 0 एम्पियर, उसके ऊपर मेजर कर सकते हो तो यहाँ हो सकता है 2 एम्पियर 3 एम्पियर, यहाँ मेजर करोगे तो कुछ और मिलेगा, यहाँ मेजर करोगे तो कुछ और मिलेगा, यहाँ मेजर करोगे तो कुछ और मिलेगा। यानी हर समय जब भी आप मेजर करोगे तो क्या होगा, उसकी जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, हमें बदल बदल कर मिलती रहेगी। फिर अगर हम बात करें दिशा की, क्या चीज, दिशा की, तो इसकी दिशा भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। हर क्षण क्या होता है, इसकी दिशा बदलती रहेगी। जैसे अभी ये यहाँ है, फिर क्या होगा, इसकी दिशा आगे बढ़ती जाएगी, फिर यहाँ से क्या होगा, दूसरी दिशा में ये परिवर्तित होगी, फिर नीचे भी ये बढ़ती जाएगी और फिर यहाँ से क्या होगा, इसकी दिशा बदल गई। यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे करके ये चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ना इसका परिमाण फिक्स और ना इसकी दिशा फिक्स है। अब अगर हम बात करें एसी की, तो एसी का जब भी अगर हम समय यानी समय और धारा का जब भी अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक वक्र की तरह यानी साइन वेव ही मिलेगा। क्या मिलेगा, यहां से हमेशा हमें क्या मिलेगा, साइन वेव मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें समझते हैं। अभी जब हम आपको जनरेटर के बारे में पढ़ा रहे थे तो जनरेटर में आप क्या देखते हैं, जब आर्मेचर घूम रहा था, ठीक है, जब ऊपर से घूम के नीचे आया, फिर नीचे से घूम के ऊपर गया, तो क्या कर रहा था, एक बार जो कार्बन ब्रश एक्स था उस पर करंट आ रही थी, उससे करंट बाहर निकल रहा था, और वही दूसरी बार क्या हो रहा था, जो हमारा जनरेटर वाई था वहां से क्या हो रहा था, ब्रश बाहर, उस ब्रश से करंट बाहर निकल रहा था। तो इसी तरीके से जब मान लो ए से चला हाफ, जब आधा घूम के ऊपर से नीचे तक आया, ठीक है, जैसे ये घूम के इतना तक आया, ठीक है, फिर यहाँ से घूम के जब इधर आएगा तो क्या होगा, एक पूरा कंप्लीट साइकिल पूरा करेगा। तो जब घूम के यहाँ से यहाँ आया तो क्या हुआ, ये इतना चला, फिर यहाँ से घूम के, ठीक है, जब नीचे घूम के ऐसे आएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। यानी एक कंप्लीट साइकिल इसका कितना बनेगा, 360 डिग्री। यानी ऐसे था ये ऐसे, ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसे, तो जब ये ऐसे घूम के यहाँ तक आया तो कितना 180 डिग्री, फिर यहाँ से जब घूम के यहाँ तक आया तो कितना होगा, पूरा 360 डिग्री। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक जो हमारा आर्मेचर होता है उसको अपना पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितना बनेगा, 360 डिग्री। यानी एक ऊपर की साइकिल और एक नीचे की साइकिल, ठीक है, हाफ हाफ। जब पूरा हम कंप्लीट करेंगे तभी हम कहेंगे कि क्या होगा, ये दोनों क्या होगी, एक वक्र बनाएंगी यानी एक कर्व बनाएंगी, और वही क्या होगा, एक कंप्लीट साइकिल कहलाता है। ठीक है। यानी वो एक ऊपर का और एक नीचे का, तो दोनों हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी जाके हमारी कंप्लीट साइकिल बनेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसी और करंट और डीसी करंट क्या होती है। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, जो डीसी करंट होता है इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक कभी भी भेज नहीं सकते हैं, लेकिन एसी करंट के वोल्टेज को अप या डाउन करके हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा खर्चा जो है वो बच जाएगा। लेकिन डीसी को भेजने में क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है। और दूसरी चीज,
अब अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे लगभग जितने भी अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं मोस्ट ऑफ हमारे घरों में या वैसे सब किस पे चलते हैं, हमारे एसी करंट पर ही चलते हैं। एसी करंट पे क्या होती है, बहुत कमी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही किस पे चलती है, डीसी करंट पर चलाई जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं, जैसे अगर मान लो कभी हमें एसी को डीसी में बदलना हुआ, क्या चीज, अगर हमें एसी को डीसी में बदलना हुआ तो जैसे हमारे घर में क्या आता है, एक इन्वर्टर आता है। ठीक है, क्या आता है, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या करता है, हमारे डीसी को एसी में बदल देता है। या इसके अलावा क्या आता है, एक दिष्टकारी आता है। क्या चीज, दिष्टकारी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेक्टिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसका यूज करके हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदल लेते हैं। किसको, एसी को डीसी में हम बदल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थ्योरी का जो पोर्शन था वो खत्म हुआ। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2 मीटर लंबे तार में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर 3.6 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी इसमें हमें क्या निकालना है, धारा की दिशा, धारा के बारे में निकालना है। ठीक है, लेकिन क्या क्या दे रखा है हम सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहाँ क्या है, 2 मीटर लंबे तार। ठीक है, क्या लिखा है, लंबे तार, यानी लंबाई के बारे में बताया गया है, ये जिसको हम क्या लिखेंगे, एल। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मीटर। एल कितना हो गया, 2 मीटर। अब उसके बाद में क्या कह रहा है यहाँ पे कि 1.8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो पहले आप बताइए कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर किसका मात्रक होता है, अभी कभी कमेंट करके तुम बताओ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, पैसा नहीं लग रहा है, कर दो। ठीक है, तो हमें पता है कि जो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है वो किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी बी का। किसका होता है, बी का, जो क्या है 1.8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हो गया। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि 3.6 न्यूटन का बल लग रहा है। तो यहाँ पे न्यूटन भी हमें पता है किसका मात्रक है, बल का, बल यानी एफ का। किसका मात्रक है, एफ का। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.6 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 3.6 न्यूटन आ गया। और निकालना हमें क्या है, करंट आई। आई हमें नहीं पता है कितना एम्पर है, यही हमें निकालना है। तो हमको पता है कि एक फॉर्मूला कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उस पर जो लगने वाला कोई तार है, उस पर लगने वाला जो बल होगा F, उसका फॉर्मूला मैंने बताया वो था, क्या होता है, F इक्वल टू आई पी एल। पी को क्या बना देना है, बी। तो यहां से निकल गया F इक्वल टू आई बी एल। F इक्वल टू आई बी एल। ठीक है, और यहां से हमें निकालना क्या है, आई निकालना है। तो हम आई को रोकेंगे और इधर जब लेके आएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एफ अपॉन में बी इंटू एल। यही जो मिलेगा हमें। अब जो हमें ये मिला है सब की वैल्यू को बस क्या करेंगे, उसकी जगह पर रखते हुए चले जाएंगे। तो यहां से अगर हम देखें जो हमारा आई आएगा करंट, वो कितना हो जाएगा, ऊपर एफ, एफ कितना है 3.6, ये आ गया। और अपॉन में बी, बी कितनी दे रखी है 1.8 इंटू एल, लंबाई कितनी दे रखी है 2 मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो यहां से देखो दशमलव है, दशमलव से यहां से ये हमारा क्या हो गया, दशमलव से दशमलव कट गया। अब ऊपर क्या बचा है 36 और नीचे क्या है 18 दूनी 36, कितना हो गया 36 आ गया। अब 36 से 36 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहां से जो हमारा आई है वो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। क्या आएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे धारा कितनी आएगी वो निकाल लिया। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अब हम उसे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है, जिसकी तीव्रता 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। चालक पर लगने वाले बल की गणना की है। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक जो तालक तार है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि मान लो ये हमारा करंट है, ठीक है, ये क्या हमारी धारा है जिस पर क्या है कितने एम्पियर की 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। कितने एम्पियर की 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारा चालक तार है
उसमें क्या है 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, इसके बीच में मान लो यहाँ पर क्या है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये क्या है पूरे परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है एंगल बन जा रहा है। तो जब एंगल बन जाता है तो वहां पर जब हम फोर्स निकालते हैं तो उसमें हमें पता है कि हम क्या करते हैं साइन थीटा भी लेके आ जाते हैं। और फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है F, वो क्या होता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। क्या होता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो इसी का हम यूज करके इसमें जो उस तार है, ये तार, इस पर कितना फोर्स लगेगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है 2 मीटर लंबे तार यानी L दे रखा है, वो कितना है 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है 5 एम्पियर। तो एम्पियर क्या है धारा का मान है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी, आई कितना दे रखा है 5 एम्पियर, कितना दे रखा है 5 एम्पियर। उसके बाद में क्या दे रखा है फिर देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, कितना दे रखा है थीटा 30 डिग्री, ठीक है। जिसकी तीव्रता 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, यानी यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है बी की, जो कितनी है 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक। अब हमको क्या करना है एफ निकालना है, क्या निकालना है एफ क्या आएगा उसी के बारे में हमको पता करना है। तो यहाँ पर हमें एफ का फॉर्मूला पहले से पता है, तो यहाँ पर अब जितनी भी वैल्यू दी गई है सबको हम इसी फॉर्मूले में रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एफ इक्वल टू आई कितना दे रखा है 5 एम्पियर, फिर बी कितना दे रखा है 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और उसके बाद में एल कितना दे रखा है 2 मीटर, और उसके बाद में फिर क्या दे रखा है साइन थीटा। तो साइन और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी 1/2 होता है। अब उसकी वैल्यू को जब यहाँ पर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। तो अब इस 2 से ये 2 कितना हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या F इक्वल टू 5 दूनी 10, और ये क्या हो जाएगा 10 न्यूटन, ये क्या आ जाएगा हमारा फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा सवाल है, अगर मैं इसके कुछ वैल्यूज को चेंज कर दूं तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, ये 3 मीटर का चालक तार है और यहां से, ठीक है, क्या करते हैं कि ये 2 ही रहता है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो 6 एम्पियर का वैल्यू धारा बह रही है और एंगल कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल को भी हम चेंज कर देते हैं, एंगल को हम कर देते हैं 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो अब आपको बताना है कि जो लगने वाला फोर्स है वो कितना आएगा, कितने न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगेगा। सो आई होप कि इस लेक्चर में जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सीखा, वो सब आपको अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको और भी नए नए वीडियोस मिलते रहे, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।